अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो को हम जोड़ेंगे परसों वाली वीडियो के साथ। परसों वाली वीडियो में मैंने बताया था कि हमने घर के अंदर कैसे अपने मरीज़ का इलाज करना है, लेकिन एक टाइम आता है जब आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है अपने मरीज़ को लेके। तो आज की वीडियो का ताल्लुक उस वीडियो से है, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि ये हैं एक पाकिस्तानी सहाफ़ी इमरान खान और इनका एक है ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे जो लेटेस्ट वीडियो लगाई है वो इन्होंने बताया है कि इनके घर में इनको, इनकी वालदा को और घर के एक दो और अफराद को कोरोना पॉजिटिव आया है। और इनकी इस पूरी वीडियो में और ख़ुसूसी तौर पे आखिरी 2 मिनट में इंतहाई मुफीद बातें बताई गई हैं जो आप सबके बहुत काम आएंगी। तो आपसे एक दरख्वास्त है कि आप ये इनकी जो वीडियो है इसको ज़रूर देखें, जिसको मैं इन सर्कल कर रहा हूँ और जो आज इन्होंने अपलोड की है। वापस आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। ये जो आज के टॉपिक का ताल्लुक है वो ताल्लुक है एक दो ख़ास जुमलों से। एक अंग्रेजी में कहते हैं कि जब मुझे कोई हीरो नहीं मिल सका तो मैं खुद एक हीरो बन गया, ये है उसका उर्दू तर्जमा। तो आपने अपने प्यारों को लेके, अपने घर में ऐसे अशखास को लेके जिनको कोरोना हुआ है, हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि आप में से हर एक के अंदर एक हीरो है। और दूसरा एक और इंग्लिश का जुमला है जिसको कहते हैं इट इज़ ऑलवेज बेटर टू ट्राई एंड फेल रादर देन फेल टू ट्राई। कि आप कोशिश करें, अगर नाकामी हो गई तो और बात है, लेकिन आप इस बात में ही नाकाम ना हो जाएं कि आपने कोशिश नहीं की। तो दोस्तों, अगर आपके घर में कोई कोरोना का मरीज है और एक लम्हा ऐसा आता है जब उनका सांस खराब होता है, तो पहली आप कोशिश करें कि आप अपने घर में किसी भी तरह से पल्स ऑक्सीमीटर का अरेंज करें। पल्स ऑक्सीमीटर एक छोटा सा आला है, अगरचे इस वक्त ये प्रॉब्लम हुआ है कि ये बहुत शॉर्ट हो चुका है लाहौर में और पाकिस्तान के बड़े शहरों में, लेकिन अगर आपको ये मिल जाता है तो हॉस्पिटल जाने से पहले आप एक कोशिश कर सकते हैं कि इस पे आपको पता चलेगा कि आपके मरीज की जो सैचुरेशन है या खून के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार है वो कितनी है। अगर तो वो मिकदार 92% से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि ये जो सांस की खराबी है ये आपके मरीज़ को बहुत ज़्यादा तंग नहीं करेगी। लेकिन अगर पल्स ऑक्सीमीटर पे सैचुरेशन या खून में जो ऑक्सीजन की मिकदार है वो 92 से कम आना शुरू हो जाती है, तो आपने सबसे पहले कोशिश करनी है कि किसी हॉस्पिटल में राब्ता करें। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में ये देखा गया है कि बहुत कम चांसेस हैं कि आपके मरीज को हॉस्पिटल में बेड मिले, लेकिन आपने इससे घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके अंदर का हीरो और यहाँ पे वो बात आएगी कि हमने कोशिश करनी है। तो वो कोशिश क्या है? अगर आपको हॉस्पिटल में अकोमोडेशन नहीं मिलती तो आपने पल्स ऑक्सीमीटर का तो अरेंज कर लिया है, तो आप कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर का अरेंज करें। और ये बहुत आसान है आजकल। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बहुत सारी फैमिलीज ने अपने पेशेंट्स को, जिनके लिए हॉस्पिटल्स में बेड मिलना मुश्किल है, नहीं मिल रहे, वो घर में ऐसे ही मैनेज कर रही हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर का अरेंज करें, कोशिश करें वो 2 हों, ताकि अगर एक से ऑक्सीजन खत्म भी होती है तो आपके पास बैकअप में भरा हुआ एक और ऑक्सीजन सिलेंडर हो। आप इब्तदाई टाइम में नेजल कैनुला, जो जिसकी ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इसकी मदद से 1 लीटर से लेके 5 लीटर पर मिनट तक ऑक्सीजन चला सकते हैं अपने मरीज को। और जहां से आप सिलेंडर लाएंगे वो बहुत आराम से, आसानी से आपको ये समझा सकते हैं कि कैसे इसको ऑपरेट करना है और क्या प्रिकॉशंस हैं और एहतियात हैं। खसूसी तौर पे कोई भी वहां पे सिगरेट नहीं पिएगा और माचिस नहीं जलाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन और आग का बहुत ताल्लुक है। आपने इस चीज़ का बहुत एक ख्याल रखना है। अगर खुदा ना खास्ता 5 लीटर पर मिनट के बावजूद आपके मरीज की ऑक्सीजन कम है, तो फिर आप नेजल कैनुला को चेंज करके फेस मास्क लगा सकते हैं और आपके पेशेंट को जो ऑक्सीजन की मिकदार दी जा रही है आप उसको 10 से 12 लीटर पर मिनट तक लेके जा सकते हैं फेस मास्क पे जब आपका मरीज हो। तो इसकी रेंज है 6 to 10 और 6 to 12 लीटर पर मिनट। और टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि पल्स ऑक्सीमीटर पे आपके मरीज की सैचुरेशन 92% या उससे ज्यादा आए। लेकिन अगर पल्स ऑक्सीमीटर अरेंज नहीं है तो आपके मरीज को यह महसूस हो कि उसके सांस में आसानी है। इसके अलावा अगर खुदा ना खास्ता इसके बावजूद आपके मरीज
कि ऑक्सीजन में बहाली नहीं आती या सांस में बहाली नहीं आती या सैचुरेशन 92% से ऊपर नहीं जाती, तो घर में एक और आखिरी हरबा है, वो है नॉन रीब्रीदर मास्क का। और यही काम अभी उन तमाम मरीजों के लिए घरों में किया जा रहा है जिनको हॉस्पिटल में अकोमोडेशन नहीं मिल पाती, क्योंकि आपने हिम्मत नहीं हारनी है। तो आप नॉन रीब्रीदर मास्क पे अपने मरीज को कम से कम 15 लीटर यानी 10 लीटर पर मिनट से लेके 15 लीटर पर मिनट तक ऑक्सीजन दे सकते हैं, क्योंकि नॉन रीब्रीदर मास्क में एक ऑक्सीजन का ये रेजरवायर है, ये एक थैली है जिसको आप ये देख रहे हैं। तो उम्मीद तो ये है कि इस नौबत तक आते आते आपके मरीज में इंशाल्लाह बेहतरी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जाहिर है आप किसी ना किसी डॉक्टर से बात करके घर में वो इलाज कर रहे होंगे जो कोरोना के मरीजों के लिए पिछली दफ़ा भी मैं बता चुका हूं कि आपको घरों में कर सकते हैं, या आपके डॉक्टर ने जो तजवीज़ किया है आप उसके हिसाब से चल सकते हैं। लेकिन फ़र्ज़ करें कि आप अपने पेशेंट को हॉस्पिटल में लेके गए हैं, तो वहाँ पर भी क्या होता है, अगर आपके पेशेंट को वो फ्लोर पे या कमरे में दाखिल करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट का हॉस्पिटल, तो सबसे पहले वो भी ऐसे ही उनको नेजल कैनुला से ऑक्सीजन लगाएंगे। वो ऑक्सीजन अगर कम पड़ती है और वो सैचुरेशन उनकी 92 से ऊपर नहीं जाती तो वो फेस मास्क से लगाएंगे। तीसरी स्टेज पे वो नॉन रीब्रीदर मास्क पे लगाएंगे। अगर इसके बावजूद ऑक्सीजन कम पड़ती है जिस्म में, तो वो कोशिश करेंगे कि उनके पास एक हाई फ्लो नेजल कैनुला होता है जिसपे 60 to 80 लीटर पर मिनट तक ऑक्सीजन दी जा सकती है। अगर इसके बावजूद चीजें बेहतर नहीं हो तो आमतौर पे नॉन रीब्रीदर या हाई फ्लो नेजल कैनुला की सूरत हाल में मरीज आईसीयू में मुंतकिल हो चुका होता है। तो वहां पे डॉक्टर्स की सबसे पहले तो ये कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा बचा जाए कि मरीज को वेंटिलेटर पे मुंतकिल ना किया जाए और उसको सांस की नाली, जिसको हम एंडोट्रेकियल ट्यूब कहते हैं, मत डाली जाए। और इस सिलसिले में क्योंकि इस वक्त तक मरीज काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुका होता है, काफ़ी थक चुका होता है, तो वहाँ पे वेंटिलेटर से पहले 2 मशीनें होती हैं जिसको हम कहते हैं या तो CPAP यानी कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, और या BiPAP यानी बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। ये भी वेंटिलेटर की एक शक्ल है, लेकिन इसमें मरीज को ना तो बेहोश किया जाता है, ना ही सांस की नाली में नाली डाली जाती है, और कोशिश की जाती है कि मरीज को वेंटिलेटर से बचाया जाए, क्योंकि इस बीमारी को देखते हुए वेंटिलेटर पे जाने वाले मरीजों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता और उनको इंतहाई मजबूरी की हालत में वेंटिलेटर पे डाला जाता है। और इस सूरत हाल में जब मरीज हॉस्पिटल में है, फ्लोर पे है, कमरे में है या आईसीयू में है, तो जो दवाइयाँ चल रही होती हैं उसमें सबको मालूम है कि अजिथ्रोमाइसिन की एंटीबायोटिक तो सबको दी जाती है। उसके अलावा वहाँ पे विटामिन C देते हैं, विटामिन D देते हैं, वहाँ पे फेमोटिडीन देते हैं, पेप्टिलॉक जो लास्ट टाइम मेरी बात हुई थी आप लोगों से वो शुरू की जाती है, और वहाँ पे टैबलेट आइवरमाइट हम देते हैं, आइवरमेक्टिन, और वहाँ पे आम तौर पे इसको बाकायदगी से दिया जाता है सुबह शाम। और इसके अलावा जो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि जब पेशेंट आईसीयू में चला जाए तो हम डेली पेशेंट का एक्सरे करवाते हैं, ABGs या आर्टीरियल ब्लड गैसेस करवाते हैं, ताकि हमें खून में ऑक्सीजन की असल मिकदार का पता चले PO2 के थ्रू या पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के थ्रू। इसके अलावा मरीज के एक्सरे में जब हमें नमूनिया मिलता है तो इस कोरोना वायरस की सिवियरिटी या शिद्दत को देखने के लिए हम कुछ टेस्ट करवाते हैं, जिसको हम कहते हैं CRP, जिसको हम कहते हैं सीरम फेरेटिन, और जिसको हम कहते हैं इंटरल्यूकिन 6। ये ना सिर्फ ये कि तशखीस के बारे में बताते हैं, शिद्दत के बारे में बीमारी के बताते हैं, बल्कि साथ साथ ये जब इलाज शुरू किया जाता है तो उसके फ़ायदे के बारे में भी बताते हैं साथ साथ। और जाहिर है वहाँ पे कोरोना का टेस्ट भी किया जाता है, जिसको हम नेजोफ्रेंजियल स्वाबिंग कहते हैं, और मुंह से नहीं बल्कि नाक से ये हमेशा हम कोशिश करते हैं कि ये टेस्ट भेजा जाए, जिसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि ये तशखीस सही करेगा। और इसके अलावा इस वक्त तक क्योंकि मरीज की हालत बहुत ख़राब हुई होती है, तो वहाँ पे मरीज के एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं FDPs, फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स या D डाइमर्स। तो इनसे हमें ये पता चलता है कि मरीज के खून की नालियों में क्लॉटिंग अगर बन रही हो तो हम वहाँ पे इलाज के अंदर पेशेंट को क्लेक्सिन या लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन इसको कहते हैं, और इसके अंदर एनॉक्साप्रिन है, उसको हम देते हैं 1 मिलीग्राम पर kg हर 12 घंटे बाद। ये जो मालूमात है ये बड़ी ख़ास किस्म की मालूमात कुछ उन डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी है जो ये वीडियो देख सकते हैं।
तो इसके अलावा जब किसी भी मरीज में बीमारी की शिद्दत ज़्यादा है तो हमारी कोशिश होगी कि एक एंटीवायरल ड्रग है जिसको हम कहते हैं रेमडेसिविर। वो रेमडेसिविर जो पाकिस्तान में फिरोज सन बनाने की कोशिश कर रही है और जो बांग्लादेश से अभी इंपोर्ट की जा रही है, उसको पहले दिन हम 200 मिलीग्राम एक 100 ml नॉर्मल सैलाइन में डाल के 2 घंटे में देते हैं और अगले 5 से 10 दिन के लिए 100 मिलीग्राम दिन में एक दफ़ा दी जाती है 100 ml नॉर्मल सैलाइन में डाल के 1 से 2 घंटे में। 5 दिन उन मरीजों में जिनमें बीमारी की शिद्दत कम है और 10 दिन उन मरीजों में जिनमें बीमारी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा है। और अगर किसी मरीज का प्लाज्मा अरेंज हो जाता है तो हॉस्पिटल्स के अंदर फिर प्लाज्मा थेरेपी करते हैं ताकि मरीज को एंटीबॉडीज जाएं और मरीज को बेहतरी आए। लेकिन अगर इसके बावजूद मरीज के एक्सरेज बहुत ख़राब हों, नमूनिया बहुत बिगड़ चुका हो, जिसको हम ARDS कहते हैं, तो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी दवाई है जिसको हम कहते हैं इंजेक्शन एक्टेम्ब्रा, जिसके अंदर है टुसिलीजुमैब और जिसको हम कहते हैं इंटरल्यूकिन 6 इनहिबिटर। ये आमतौर पे 80 मिलीग्राम का इंजेक्शन पाकिस्तान में अवेलेबल है और हम 8 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से ये मरीज को देते हैं। और आमतौर पे 6 से 8 इंजेक्शन ये होते हैं और हर इंजेक्शन को हम 100 ml के नॉर्मल सलाइन में डाल के 1 से 2 घंटे में देते हैं और इस पूरे अमल में 8 से 10 घंटे लग जाते हैं। और अगर मरीज में किसी में ये रिस्पॉन्स ना आए इस दवाई का तो इसको हम 8 से 10 घंटे बाद एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। और जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप लोगों ने जो जिल्द के नीचे लगने वाला टीका एक्टेम्ब्रा है वो इस्तेमाल नहीं करना और किसी के कहने पे आके, किसी दुकान वाले या फार्मेसी वाले के दुकान पे के कहने में आके आपने ये इंजेक्शन नहीं खरीदना। ये जो इन्फॉर्मेशन आखिरी बिल्कुल वीडियो के आखिर में थी, ये आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है लेकिन बताने का सिर्फ एक मकसद है। वो मकसद ये है कि अगर आपका कोई प्यारा हॉस्पिटल या ICU में हो तो हॉस्पिटल वाले जब ये सब कुछ कर रहे होते हैं तो कम से कम आपके पास थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हो कि जी ये किया जाता है। इन मरीजों का अक्सर हम CRP यानी सी रिएक्टिव प्रोटीन, इनका अक्सर हम सीरम फेरेटिन और अक्सर हम इंटरल्यूकिन 6 करवाते रहते हैं ताकि हमें बीमारी की शिद्दत का भी पता चले और ये भी पता चले कि इसमें बेहतरी आ रही है कि नहीं। और एक इंतहाई कंट्रोवर्शियल इशू है कि स्टीरॉयड्स का। आम लोग ये समझते हैं कि स्टीरॉयड दे के डॉक्टर मरीज को नुकसान पहुंचाते हैं। बुनियादी तौर पे ये आप फ़र्क समझें कि स्टीरॉयड का मकसद ये है कि जब एक मरीज बहुत ज़्यादा डाउन है तो इसका मतलब है कि उसका अपना इम्यून सिस्टम उसको नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि वो इम्यून सिस्टम ज़्यादा ताकतवर नहीं था तो वायरस को कंट्रोल नहीं कर सका और इतनी तादाद में वायरस के ऊपर हमलावर हुआ था, लेकिन वो क्योंकि कमज़ोर हमला था तो वो अपने ही जिस्म को अब नुकसान पहुंचा रहा है। तो स्टीरॉयड देने का मकसद ये होता है उस स्टेज पे ताकि मरीज के उस मुदाफ़ती निज़ाम को दबाया जाए जिसकी वजह से अब जिस्म में नुकसान हो रहा है, क्योंकि आखिर में नुकसान वायरस नहीं करता, उन मरीजों का इम्यून सिस्टम करता है जो डिसरेगुलेटेड या डिसफंक्शनल या कमज़ोर इम्यून सिस्टम होता है, जैसे शुगर के मरीज, ब्लड प्रेशर के मरीज, जिनकी उम्र ज़्यादा होती है या जिनको बाकी बीमारियां चल रही होती हैं। तो ये वो तमाम अमल है जो हॉस्पिटल में दाखिल मरीजों के साथ वहाँ पे डॉक्टर्स करते हैं और उनकी जान बचाने की कोशिश करते हैं। मुझे उम्मीद है इससे आपको थोड़ा बेसिक आइडिया हुआ होगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।